जय हिंद साथियों। आज हम लोग बात करेंगे बीपीएससी टीआई 4.0 की। इसमें हम लोग देखेंगे हिस्ट्री सब्जेक्ट को, और हिस्ट्री सब्जेक्ट में इसको हम क्या करेंगे, एनसीईआरटी और एससीईआरटी के माध्यम से हम लोग पूरा सिलेबस को कवर करने का प्रयास करेंगे। और आज शुरू करेंगे हम लोग क्या, हिस्ट्री। और हिस्ट्री को में जो चैप्टर हैं वो चैप्टर एक एक करके हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन पर डिस्कशन करेंगे और उसके फैक्ट को समझेंगे। जैसे हमने कहा कि हिस्ट्री की बात करते हैं, यानी इतिहास की बात करते हैं। तो इतिहास है क्या, तो हम ये कह सकते हैं इतिहास है क्या, तो एक छोटे से शब्द में हम कह सकते हैं ये पास्ट की बात को क्या करता है, दर्शाता है। यानी पास्ट की बात की जाए तो हम ये कह सकते हैं बीते हुए कल की। यदि बीते हुए कल की जो बात कर रहा है तो कह रहा है बीता हुआ कल को दर्शाता है जो, उसको हम लोग कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो हम ये कह सकते हैं जो इतिहास है, यानी जब इतिहास की बात करते हैं इस इतिहास की, तो हम कहते हैं इतिहास संस्कृत के 3 शब्दों से मिलकर बना है। 3 शब्दों से बना है। और वो 3 शब्द कौन कौन से हैं, तब हम कह सकते हैं वो 3 शब्द हैं इति प्लस ह प्लस आस। अब इति प्लस ह प्लस आस क्या है, तो हम ये कह सकते हैं कि जो इति है इसका अर्थ होगा किस प्रकार, किस प्रकार। दूसरे की जब बात करते हैं तो आस की जब बात करते हैं तब हम कहते हैं कि किस प्रकार हुआ होगा, क्या हुआ होगा। तो एक छोटे से शब्द में लिखा हुआ है एक निश्चित रूप में, तो एक निश्चित रूप क्या है, और हमने यहाँ भी लिखा हुआ है किस प्रकार हुआ होगा। तब हम ये कह सकते हैं कि ये जो है इसका एक कॉन्सेप्ट होगा हमारा, वो सीधे होगा इस प्रकार। इतिहास अतीत को जानने का क्या है, एक साधन है। इतिहास क्या है, तो हम ये कह सकते हैं इतिहास अतीत को जानने का एक साधन है। अब ये साधन जो बता रहा है किस किस साधन की बात कर रहा है, तब हम ये कह सकते हैं कि ये जो साधन की बात कर रहा है, जो पास्ट की बात कर रहा है कि पास्ट में जो बदलाव हुए हैं उसके अकॉर्डिंग हम इतिहास को कैसे पढ़ते हैं। तो पास्ट में जो बदलाव होगा वो होगा सामाजिक आधार पे, ये है सामाजिक आधार पे। दूसरा है आर्थिक आधार पे, आर्थिक आधार पे। और तीसरे की जब हम बात करते हैं तो हम कह सकते हैं राजनीति आधार पे। इसमें ये जो पॉइंटें हैं सामाजिक आर्थिक राजनीति की, इसका रोल क्या है, इस हिस्ट्री में रोल क्या है। तो इस हिस्ट्री की रोल की जब बात करते हैं तब हम ये कह सकते हैं अगर कोई इंसान है और ये धरती पर अगर आया है तो समाज में ये जो जो परिवर्तन करेगा, सामाजिक चीज़ों में जो व्यवहार करेगा, जैसे अभी सिंगल है फिर डबल होगा, फिर 3 लोग होंगे, 4 लोग होंगे, फिर ग्रुप बन जाएगा, एक सामाजिक समुदाय बन जाएगा। तो ये जो परिवर्तन होते रहते हैं उसकी बात कर रहा है। आर्थिक में कर रहा है, आर्थिक में पहले ये क्या होंगे, शिकार के ऊपर डिपेंड रहेंगे, फिर धीरे धीरे क्या होगी, इनका माइंड जो है डेवलप करेगा तो ये अस्थाई होंगे, तो फिर कृषि के ऊपर डिपेंड होंगे। तो जब कृषि के ऊपर डिपेंड होंगे तो आर्थिक स्थिति उनकी क्या होगी, कुछ अलग होगी। अब कर रहा राजनीति की बात कर रहा है, तो इस स्टार्टिंग जो चीज़ें होती हैं मनुष्य के द्वारा वो अलग होती हैं, लेकिन जब कुछ साल कुछ हजारों लाखों वर्षों बाद देखा जाता है तो उसकी राजनीतिक स्थिति क्या होती, अलग होती है। यदि हम बात करते हैं तो यही सारी चीज़ों का क्या कर रहा है, वर्णन कर रहा है। अब कर रहा है इतिहास जो है, जो अतीत को जानने का एक साधन है, ये इतिहास का जनक किसे माना जाता है। तब हम कह सकते हैं जो इतिहास का जनक है वह हेरोडोटस को माना जाता है। हेरोडोटस जो कहाँ का रहने वाले थे, यूनान के रहने वाले थे। और इसने अपनी पुस्तक, एक पुस्तक लिखी थी, वह पुस्तक थी हिस्टोरिका। और इसी हिस्टोरिका में, इस हिस्टोरिका के द्वारा हम लोग पूरी इतिहास की क्या करते हैं, जानकारी लेते हैं या जानकारी प्राप्त करते हैं। अब हम कहेंगे कि इतिहास जो है, इतिहास को हम कैसे पढ़ते हैं, किस तरह से पढ़ते हैं, कितने भागों में पढ़ते हैं, इस इतिहास को पढ़ने का तरीका क्या हमारा। तब हम आएंगे एक हेडिंग पे। हेडिंग क्या है, इतिहास का विभाजन। अब इस इतिहास के विभाजन को जब हम देखते हैं
तो अभी हमें ये कॉन्सेप्ट क्लियर करना है कि या प्राचीन या मध्य या आधुनिक की बात हो रही है। तो हम ये कह सकते हैं अभी सिर्फ एक की बात हो रही है, पर्टिकुलर जो इतिहास है। जब इतिहास को हम लोग 3 भागों में तोड़ते हैं तब उसकी कहानी अलग होती है। अभी हम पर्टिकुलर एक की बात कर रहे हैं, यानी सिर्फ इतिहास की बात कर रहे हैं। तो जब इतिहास की बात करते हैं तो इस इतिहास के विभाजन में हम देखते हैं कि इसको हम लोग कितने भागों में पढ़ते हैं, 3 भागों में। और जो 3 भाग हैं वो 3 भाग कौन कौन से हैं, तब हम कह सकते हैं प्रागैतिहासिक, आर्ध ऐतिहासिक और ऐतिहासिक। इसी तीनों के अंतर्गत हमारे प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक भारत का इतिहास की हम लोग क्या करते हैं, बात करते हैं। जैसे जैसे हम यहाँ से शुरू करें प्रागैतिहासिक काल से, तो जिसमें लिखा है इसमें लिखने का ज्ञान नहीं था। हम यहाँ पे कह सकते हैं अगर कोई लिखित प्रमाण नहीं मिलते हैं, लिखित प्रमाण नहीं मिलते हैं तो यहाँ पढ़ा भी नहीं जाएगा। सेम कंडीशन, जब लिखा ही नहीं होगा तो पढ़ा क्या जाएगा, कुछ नहीं पढ़ा जाएगा। लेकिन जैसे ही बात कर रहा है, आदि की बात कर रहा है, तो कह रहा है यहाँ पे लिखने का ज्ञान था। हम कह सकते हैं लिखना ये लोग जानते थे, लेकिन पढ़ना ये जो लिखे हैं आज तक उसको पढ़ा नहीं गया। तो ये सीधे सीधे ये बोल रहा है कि जब पढ़ा नहीं गया तो फिर ये कौन से लोग थे जिनको हम लोग पढ़ नहीं सकते, उसको अभी आगे पढ़ेंगे हम लोग। तीसरा बोल रहा है ऐतिहासिक में। इस ऐतिहासिक में लिखा तो गया है, लिखने के साथ तो मिला है और उसको पढ़ा भी गया है, दोनों काम हुए हैं। जब दोनों काम की बात कर रहा है तो कह रहा वो कौन कौन से हैं जिनको लिखा भी गया है, पढ़ा भी गया है। तब हम कह सकते हैं वो प्राचीन भी है और मध्यकालीन इतिहास भी है, और कौन सा है, आधुनिक भारत भी है। जब प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक की बात करते हैं तब हम लोग डेट को देखते हैं कि कब से वो डेटें स्टार्ट होती हैं। तब हम कहेंगे 600 से 712 ईस्वी। इस 712 से हम लोग बात करते हैं 1707, और 1707 से बात करते हैं 1947 से लेके अब तक, 1947 से लेके अब तक ये। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि प्राचीन, मध्य और आधुनिक ये तीनों किस में आएंगे, ऐतिहासिक में आएंगे, क्योंकि लिखा गया है और पढ़ा भी गया है। एक जो हमारी एंशियंट हिस्ट्री होती है, कुछ भाग देखिए उसके, कुछ भाग तो मिलते हैं लेकिन हम अवशेष से पता करते हैं, यानी पर्टिकुलर लिखित नहीं है, बिल्कुल लिखित नहीं। जब लिखित नहीं है तो उसका अवशेषों के द्वारा प्राप्त करेंगे। लेकिन थोड़ा सा और जब आगे बढ़ते हैं तो उसमें लिखा हुआ रहता है लेकिन समझ में नहीं आता है। लेकिन प्राचीन इतिहास को थोड़ा सा और जब आगे बढ़ते हैं तो पता चलता है कि लिखा भी है और पढ़ा भी गया है। इस वजह से जब लिखा गया है, पढ़ा गया है, तो ये तीनों आएगा। और तीनों के पहले की जो बात करेंगे, जो कह रहा है यहाँ पे कि आद्य ऐतिहासिक में लिखने का ज्ञान था लेकिन पढ़ा नहीं गया, वो चीज़ें अभी हम लोग अगले जो है पॉइंट में क्लियर करेंगे। जब हम इसकी बात करते हैं तब हम कहते हैं कि ये जो पॉइंटें हैं कौन सी, इस प्रागैतिहासिक की बात करते हैं, इस वाले भाग की। और इस वाले भाग को जब हम उठाते हैं तो इस वाले भाग को जब हम उठाएंगे तो हमें क्या देखने को मिलता है, ये देखने को मिलता है। इस प्रागैतिहासिक की बात करते हैं, पहले वाले चीज की बात किया तो इसमें सीधे सीधे लिखा हुआ था प्रागैतिहासिक काल में कि प्रागैतिहासिक काल में लिखने के अवशेष, एविडेंस, साक्ष्य नहीं मिले। सीधे कह रहा है लिखने के साक्ष्य नहीं मिले। और जब लिखने के साक्ष्य नहीं मिलेंगे तो जाहिर सी बात है पढ़ा भी नहीं जाएगा। तो यहाँ पे पढ़ने के भी साक्ष्य नहीं मिलेंगे, लिख सकते हैं यहाँ पे। अब कह रहा है कि जब इसको 3 भागों में बांट दिया जाता है, इसको प्रागैतिहासिक काल को, एक बन जाता है कौन सा, एक बन जाता है पूर्व पाषाण काल, जिसको हम बोलते हैं मानव जब से शुरू किया, और जब से शुरू किया
कब से शुरू किया, तो हम ये कह सकते हैं एक अनुमानित आय है, जो डेट है लगभग 25 से 30 लाख ईसा पूर्व की बात कर रहा है। यानी अज्ञात से लेकर हम क्या करेंगे 10,000 ईसा पूर्व की हम लोग बात करेंगे। उसके बाद जब बढ़ते हैं तो 10,000 से 4,000 ईसा पूर्व की बात करते हैं। और जब इसके बाद बढ़ते हैं तब हम कहते हैं 4,000 से 2500 ईसा पूर्व की बात करते हैं। ये जो डेट है, सीक्वेंस है, इसको पढ़ना बड़ा जरूरी है। जैसे हमने कहा कि ये पूर्व पाषाण काल है। इस पूर्व पाषाण काल की बात करते हैं तो हम लोग ये कहते हैं कि ये जो पूर्व पाषाण काल है, इसको हम लोग कितने भागों में डिवाइड कर देते हैं, 3 भागों में। और ये जो 3 भाग है, यही 3 भाग क्या है, इसकी जानकारी देता है, इस पूर्व पाषाण काल की जानकारी देता है। तो इसको जब हम लोग पढ़ते हैं तो हम एक नाम देते हैं जिसको बोलते हैं निम्न पूरा पाषाण काल, पूरा पाषाण काल। अब बीच में है तो इसको नाम देंगे मध्य पूरा पाषाण काल, लेकिन पूरा जरूर लगाएंगे, पूरा पाषाण काल। और जब ये तीसरे की बात करते हैं तो यहाँ कहते हैं उच्च पूरा पाषाण काल, पूरा पाषाण काल। और जैसे ही ये खत्म होता है तो हमारा शुरू होता है मध्य पाषाण काल, यानी माइक्रोलिथिक एज जिसको बोलते हैं। इस वाले भाग में क्या करेंगे लोग, शिकार करेंगे। लेकिन जैसे ही इस वाले भाग में आते हैं तो शिकार करने का तरीका जो है चेंज हो जाता है। लेकिन जब नव पाषाण काल में आएंगे तो नव पाषाण काल में बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिलता है। अब वो क्या बदलाव देखने को मिलता है, तो ये लोग क्या हो जाते हैं, यहाँ पे अस्थाई हो जाते हैं। अब हम ये कह सकते हैं कि ये सारी जो पॉइंटें हैं, ये प्रागैतिहासिक काल की जो पॉइंटें हैं, अब इसको हमें क्या करना है, इस वाले पोर्शन को पकड़ना है। इसको जब पूरा पढ़ लेंगे हम लोग तब हम लोग आएंगे किस पे, मध्य पाषाण काल पे, उसके बाद आएंगे नव पाषाण काल पे। जब इन सब सारी चीज़ों को कवर कर लेंगे फिर तब हम लोग क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे। लेकिन इसको जो प्रागैतिहासिक काल है, ये जो प्रागैतिहासिक काल, इसको 3 भागों में जो बांट रहा है, तो वो जो बांट रहा है वो कौन कौन से हैं, तो वो 3 यही हैं। और इन्हीं को जब हम एक एक करके पढ़ते हैं तो इसमें हमें किसकी जानकारी मिलती है, आदिमानव की जानकारी मिलती है। इसमें कुछ क्या मिलती है, अलग आदिमानव रहते हैं। आदिमानव रहते हैं, माइंड जैसे जैसे डेवलप होता है वैसे वैसे इनकी क्या होती हैं, हरकतें जो होती हैं, या खुरापात कह लीजिए, जो भी आम भाषा में समझने के लिए जैसे जैसे ये लोग क्या होंगे, अपनी लाइफ को चेंज करेंगे, वैसे वैसे हम उसी तरह हम क्या करेंगे, पढ़ेंगे। इसके साथ में जो दिखा रहा है, देखिए आद्य ऐतिहासिक, ये आद्य ऐतिहासिक कहाँ से आया है, तब हमने देखा था यहाँ पे आद्य ऐतिहासिक में ये वाला पोर्शन। इसको हमने कितने भागों में बांटा, प्रागैतिहासिक को 3 भागों में, इस वाले भाग को 3 भागों में। और जब इसको जब हम देखते हैं कि जो आद्य ऐतिहासिक है, जो लिखा तो गया है, ये लिखा भी गया है लेकिन पढ़ा नहीं गया है। तो जब पढ़ा नहीं गया है तो वो कौन कौन से लोग हैं उसी की बात कर रहा है। तो इस आद्य ऐतिहासिक में जब हम लोग आते हैं तो ये देखने को मिलता है आद्य ऐतिहासिक में कि एक है कौन सी, सिंधु घाटी की सभ्यता। कौन सी है, ये सिंधु घाटी की सभ्यता, इसकी हम लोग बात करते हैं। ये सिंधु घाटी की सभ्यता 2350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व रहती है। लेकिन जैसे ही यहाँ पे लोग आते हैं इस वाले भाग पे, इस वाले भाग पे जब देखते हैं तो पता चलता है, लेकिन उसके पहले हल्का सा ये पढ़ सकते हैं हम लोग कि ये वाली जो चीज़ें हैं, ये इसको पढ़ा और लिखा, यानी लिखने की बात होती है। तो लिखने का जो साक्ष्य है वो मिला तो है लेकिन पढ़ा नहीं गया। तो पढ़ा नहीं जाएगा तो वो कौन सी होगी, सिंधु घाटी की सभ्यता। और इसके दूसरा अंग है वैदिक सभ्यता। और इस वैदिक की जब हम लोग बात करते हैं तो इस वैदिक में हम लोग ये देखते हैं कि ये जो ऋग वैदिक काल है, इस ऋग वैदिक काल में सरलता रहती है, ऋग वैदिक काल में सरलता रहती है। बट जैसे ही ये यहाँ से उत्तर वैदिक काल में, इस उत्तर वैदिक काल में आएंगे तो यहाँ पे बहुत सारी कठिनाई होंगी। अब हम कहें कठिनाई कौन सी होगी,
तब यहाँ पे हम कह सकते हैं जो कठिनाई होगी वो कठिनाइयाँ होगी महिलाओं को। क्यों महिलाओं को कठिनाइयाँ होगी? क्योंकि महिलाओं को कठिनाइयाँ इसलिए होगी कि इस वाले भाग में कौन सी व्यवस्था आ जाएगी? वर्ण व्यवस्था आ जाएगी। यदि हम बात करें तो वर्ण व्यवस्था, और वर्ण व्यवस्था आ जाएगी तो यह तो सरलता थी, यानी पुरुष और महिला दोनों क्या थे? बराबर थे। पुरुष और महिला बराबर थे, यहाँ पे कह सकते हैं। लेकिन जैसे ही उत्तर वैदिक आएगा ये दोनों क्या हो जाएंगे? बराबर नहीं रहेंगे। तो यहाँ पे लिख सकते हैं इन दोनों की कंडीशन बराबर थी और उत्तर वैदिक काल में अब बराबर नहीं होगी। अब ये डेट क्या दिखा रहा है? 1000 से 600 ईसा पूर्व। और 1000 से 600 की बात किया था हमने, तो हम शुरुआती दौर में क्या बताए थे? यहाँ पे इस वाले भाग पे देखिए कि ऐतिहासिक में हम लोग कहाँ से पढ़ना है? 600 से, 600 ईसा ईस्वी से पढ़ना है, 600 से लेके 712 तक। और 600 से 712 में ये जो दिखा रहा है ये कहाँ से दिखा रहा है? तब हम कहेंगे कि 600 के पहले हम लोग किसको पढ़ेंगे? 600 के बाद और 600 के पहले। यदि 600 के पहले की बात करेंगे तो हम ये कह सकते हैं कि इसको हम पढ़ेंगे ये सब चीज़ों को इस आद्य ऐतिहासिक में। लेकिन 600 के बाद की जब बात होगी तो तुरंत किसके बाद? इस आद्य ऐतिहासिक के बाद। इस आद्य ऐतिहासिक के बाद तुरंत आएगा हमारा ऐतिहासिक। फिर से हम इस चीज़ को रिपीट कर सकते हैं कि आद्य ऐतिहासिक के बाद प्राग ऐतिहासिक है, और प्राग ऐतिहासिक, यहाँ पे प्राग ऐतिहासिक की बात कर सकते हैं। जैसे मान के लिए प्राग ऐतिहासिक के बाद जो आता है ये, इसके बाद कौन सा आता है? इसके बाद आएगा आद्य ऐतिहासिक, और आद्य ऐतिहासिक के 600 के बाद, ये 600 ईसा पूर्व लिखा हुआ है ये वाला पोर्शन, इसके बाद जब काउंटिंग करेंगे तो तुरंत आएगा हमारा ऐतिहासिक। और उस ऐतिहासिक में तीनों चीज़ें क्या होंगी? मिलेंगी, एक प्राचीन और एक मध्य और एक आधुनिक। इन तीनों को क्या करना हमें? तीनों चीज़ों को हमें ऐतिहासिक में पढ़ना है। यानी ये सारी जो चीज़ें आपको दिख रही है ये आपको सिर्फ बीच वाला भाग है। यदि बीच वाला भाग की बात करें तो हिस्ट्री में 3 भाग हमने बताया था। ये देखिए 3 भाग, ये यही 3 भाग है। और जो 3 भाग है वो यही है कि हम लोग किसकी बात कर रहे थे? इस बीच वाले भाग की बात कर रहे थे। यदि हम कहें तो यहाँ पे लिख सकते हैं सिंधु घाटी, सिंधु घाटी। और दूसरा लिख सकते हैं वैदिक सभ्यता। और ये वैदिक सभ्यता को हम लोग कितने भागों में तोड़ दिए थे? इसी वैदिक सभ्यता को हम लोग 2 भागों में तोड़ दिए थे। और 2 भाग जो हैं वो पहला था उत्तर वैदिक, उत्तर वैदिक, और पहला है ऋग वैदिक। पहला है ऋग वैदिक और दूसरा है उत्तर वैदिक। दूसरा है उत्तर वैदिक, उत्तर वैदिक ये। और इस ऋग वैदिक काल में हम जब देखेंगे तो ऋग वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल में यहाँ पे लिख सकते हैं 1000 से 600 के बीच। और जब यहाँ पे आते हैं तो इसको जब चेंज करते हैं तब हम कहते हैं 1500 से 1000 के बीच। और 1000 के बीच बात करेंगे तो हम कहेंगे ईसा पूर्व की बात। और ये भी सब क्या है? ईसा पूर्व की बात। ये पॉइंट है। इसका मतलब ये है कि ये जो सिस्टम है, ये सिस्टम देख सकते हैं आप लोग। आद्य ऐतिहासिक में 1500 से 1000, 1000 से 600, और 600 से जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं तुरंत कौन सा चलने लगता है? ऐतिहासिक। यानी इस ऐतिहासिक में प्राचीन और मध्य और आधुनिक ये क्या होंगे? तीनों मिलेंगे। और इनको सारे लोगों को हमें बिल्कुल क्या करना? स्पष्ट करके पढ़ना है। जैसे हमने कहा कि मान के चलिए कि जो हमारी ये वाली पोर्शन है, कौन सी? ये सिंधु घाटी सभ्यता। और इस सिंधु घाटी सभ्यता को हमने देखा था, तो यहाँ पे जो सिंधु घाटी की सभ्यता थी
ये पॉइंट हैं सिंधु घाटी की सभ्यता। चलिए खैर कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग इसी के माध्यम से समझते हैं, ये इसी को समझते हैं इसी के माध्यम से कि आद्य ऐतिहासिक, यानी ये जो पोर्शन है, यहाँ हम कह सकते हैं इसमें जो भी पोर्शन आएगा उनको हम एक ही शब्द बोलेंगे कि लिखने का ज्ञान था, पढ़ने का भी ज्ञान था, लेकिन उसको आज तक हम लोग पढ़ नहीं पाए। और यहाँ पे जैसे ही आएगी तो चीज़ें तुरंत समझ में आएगी कि जो लिखा हुआ है वो हिंदी में है, इंग्लिश में है, पंजाबी में है, गुजराती में है, मराठी में है, तेलुगु में है, जो भी कोई भाषा आएगी यहाँ पे सारी चीज़ें क्या होंगी, ऑटोमेटिक समझ में आएगी। अब कहें कि क्या इसकी कोई भाषा थी, अगर यहाँ पे लिखित भी नहीं है तो पढ़ा नहीं गया तो फिर इसकी जानकारी हमें कैसे मिलती है। यहाँ पे तो मान लीजिए लिखा हुआ है लेकिन समझ में नहीं आया, यहाँ पे पूरा लिखा है, पढ़ा है, पूरा समझ में आ रहा है, और यहाँ पे लिख के नहीं समझ में आ रहा। और जब यहाँ पे कह रहा है इस वाले भाग में जब लिखित साक्ष्य नहीं है तो फिर हमें जानकारी कैसे आदमी की मिली। तब हम शुरू करते हैं एक नई कहानी के रूप में। ये जो प्रागैतिहासिक काल देख रहे हैं, ये प्रागैतिहासिक काल, इस प्रागैतिहासिक काल को हम किसको पढ़ते हैं, प्रागैतिहासिक काल को हम पढ़ते हैं पाषाण काल। अब ये पाषाण काल है क्या, तो पाषाण काल की जब बात करते हैं तो हम लोग कहते हैं जो पाषाण काल है, यह पाषाण काल आदिमानव का है। यदि उसमें लिखना पढ़ना, आदमी अगर पैदा होता है तो तुरंत लिखना पढ़ना नहीं जानता, इसी तरह आदमी जो है पहले जानवर था, जानवरों की तरह था, जानवरों से आदमी के रूप में जब आया तो उसको समझने में, पढ़ने में, लिखने में टाइम लगेगा। तो उसके बीच में जो हरकतें हैं, उसके पहले जो हरकतें हैं, वही चीज़ें हमें इसको क्या करना है, इसमें पढ़ना है। अब हमने कहा जैसे मान के चलिए कि ये प्रागैतिहासिक, हम यहाँ से शुरू करते हैं, लिखना पढ़ना कुछ नहीं जानता, ये एक इंसान है, ये है किसके ऊपर डिपेंड है, ये प्रकृति के ऊपर डिपेंड। अब प्रकृति के ऊपर डिपेंड होगा तो जाहिर सी बात है शिकार के ऊपर डिपेंड होगा, यानी शिकार करेगा, जो भी मिल जाएगी वही खाएगा, जीव जंतु खाएगा, जानवर खाएगा, फल फूल खाएगा। अखेटक की जिंदगी थी, घुमक्कड़ जिंदगी थी, कहाँ पे, इस वाले भाग में। जब इस वाले भाग में है, घुमक्कड़ वाली जिंदगी है, तो अब वही चीज़ें अगर हम पूछें कि तब अगर घुमक्कड़ वाली ज़िंदगी थी, इधर उधर खाता था, पीता था, घूमता था, तो फिर इसके अवशेष कहाँ से मिल जाएंगे, ये भी बात सही है। लाखों करोड़ों वर्षों की बात अगर किया जाए तब हम ये कह सकते हैं इस काल के जो मानव थे वो शिकार करते थे, लेकिन जब स्पीड कम हुई, दिमाग का प्रयोग ज़्यादा करना शुरू किए, तब वहाँ पे औजार बनाना शुरू किए। औजार कैसे बनाएंगे, उसके लिए एक एक कहानी के रूप में हम लोग समझेंगे कि जैसे मान के चलिए कि ये क्या है, ये आदि मानव है, और शिकार पहले 4 पैरों पे चलता था, अब 2 पैरों पे हो गया। तो जब 2 पैरों पे होगा तो जितना 4 पैरों पे जानवर चलता था उसका हाफ जो है, यदि हम बात करें 2 पैरों वाला उतना तेज नहीं दौड़ेगा, क्योंकि 4 पैरों से इंसान चलता था तो दौड़ के पकड़ लेता था। अब 2 पैरों से चलने लगा, स्पीड कम हो जाएगी जानवर की अपेक्षा आदमी की, तब वो किसका प्रयोग करेगा, कुछ ना कुछ सोचेगा। अगर मान के चलिए, इमेजिन ये करना है कि जो हम लोग ये देखते हैं, किसकी बात कर रहा है, इस वाले भाग की, इस पूर्व पाषाण काल। अब इस पूर्व पाषाण काल की जब हम लोग बात करते हैं तो हम ये कह सकते हैं कि मान के चलिए ये है पूर्व पाषाण काल, और इस पूर्व पाषाण काल में इसमें एक नए जीवन की शुरुआत होती है। पूर्व माने पहले, अब वो होती है पाषाण काल। यानी पाषाण काल की हम लोग बात करें तो हम एक शॉर्ट में लिखते हैं पत्थर का समय, पत्थर का समय। और ये पत्थर का समय कैसे आएगा, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ये इंसान है कोई, ये, और ये जानवर है, समझ लीजिए आदि मानव जिसको बोल सकते हैं। अगर ये पूरा डिपेंड है शिकार के ऊपर, और शिकार के ऊपर डिपेंड है, और शिकार घी है, ये शिकार है, ये 2 पैरों से है और ये 4 पैरों से है, दौड़ा के नहीं पकड़ पाएगा, और नहीं पकड़ पाएगा तो क्या करेगा,
कभी कभी कुछ शिकार छोटे मिल जाएंगे, कुछ बड़े मिल जाएंगे। जैसे मान के चलिए बड़े शिकार को दौड़ाया और ये नहीं मिला, ये जान नहीं मिला, और नदी के किनारे पहुंचा, और नदी के किनारे पहुंचेगा तो पानी जरूर पिएगा। तो पानी पीने के लिए वो क्या करेगा, जाएगा किनारे और ऐसे हाथ लगाएगा, और जैसे लगाएगा झटके से, क्योंकि वो क्या है, प्यासा है, तो उसकी उंगली में चोट लगेंगी। चोट किसके द्वारा लगेगा, तो चोट लगेगा पत्थर के द्वारा। यहाँ पे जो छोटे छोटे चिप्पी नुमा पत्थर होते थे पतले, और पतले कैसे हो जाते हैं, पानी में घिस घिस के क्या हो जाते हैं, पतले हो जाते हैं। अब उसको जब चोट लगेगी, ये मान के चलिए बैठा हुआ है, ये बैठा और चोट लगी, अब उसको पत्थर को उठाया और महसूस किया, और महसूस क्या किया कि इससे तो हमें दर्द हो रहा है, चोट लगी, ब्लड भी आ रहा है। अब उसके दिमाग में तुरंत क्लिक करेगा कि ये जो जानवर था जो भाग गया, अगर इसको हम इससे खींच के अगर इस पे हंटिंग करें तो ये गिर सकता है। तो जैसे उसके दिमाग में आया, क्योंकि उसको चोट लगी थी, अब उसका दिमाग काम करने लगा। अब उस पत्थर को साथ में लिया और जैसे ही जानवर को देखा और खींच के मारा, यानी जैसे ही खींच के मारा, एक नए शुरुआत होती है चैप्टर की, एक नए जीवन की शुरुआत होती है, जिसे बोला गया पाषाण काल। यदि बात किया जाए उस पाषाण काल की, यानी ये तुरंत पत्थर को उठाया और पत्थर से जब मारा, और जैसे ही पत्थर से मारा, एक आपके इनके जीवन की शुरुआत होती है। अब वो शुरुआत होती है पत्थर के द्वारा, इस वजह से इसको नाम दे दिया गया पाषाण काल। और पाषाण काल में जो जो अब ये हरकतें करेंगे, पत्थर के जो जो चीज़ें बनाएंगे, जो जो औजार बनाएंगे, सबके बारे में हम लोग क्या करेंगे, पढ़ेंगे। और इसी को जब पढ़ते हैं तो इसी को एक नाम देते हैं, जिसे बोला जाता है पूर्व पाषाण काल। ये है पूर्व पाषाण काल, पत्थर के पहले का समय और पत्थर के बाद का। यानी हम कह सकते हैं पत्थर जब यूज करते थे तब कैसे थे, और पत्थर जब यूज नहीं करते थे तब कैसे थे। तो हम कह सकते हैं कि ये वाला पोर्शन यहाँ से काट दो। ये पत्थर जब प्रयोग नहीं करते थे, प्रयोग नहीं करते थे, तब इनका जीवन सिर्फ क्या था, फल फूल था और शिकार। ये फल फूल है, फल फूल, और दूसरा है कौन सा, शिकार। लेकिन जैसे ही यह पत्थर से चोट लगी और जब समझ गए, अब ये लाइफ क्या होगी, चेंज हो जाएगी। अब इनके रहन सहन का तरीका क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ये सारी एक्टिविटी कहाँ से शुरू होती हैं, तो हम कह सकते हैं ये होती है पाषाण काल से। अब हमें पढ़ना क्या है, तो हमें पढ़ना है, देखिए यहाँ पे पूर्व पाषाण काल। और इस पूर्व पाषाण काल की कहानी जो है, अब हमें क्या करना है, रिपीट करना है, दोहराना है, और एक एक करके इन लोगों के बारे में क्या करना है, पढ़ना है। तो आज का जो टॉपिक है, अब हमारा टॉपिक क्या बनेगा हिस्ट्री में, अब वो बनेगा पूरा पाषाण काल। अभी तक तो हम लोग किसको पढ़ रहे थे, इस हिस्ट्री को पढ़ रहे थे, और हिस्ट्री में हम लोग डिवाइड किए थे कि हिस्ट्री को हम प्रागैतिहासिक में, आद्य ऐतिहासिक में और ऐतिहासिक में पढ़ेंगे। लेकिन अब क्या है, अब हमारा एक चैप्टर जो तैयार होगा वो होगा प्राग ऐतिहासिक काल। और प्राग ऐतिहासिक काल में हम लोग किसकी बात करेंगे, तो यहाँ पे एक बार फिर से आप लोगों को याद दिला दें, ये देखो प्राग ऐतिहासिक काल, जो न लिखना जानता था न पढ़ना जानता था। और जब लिखना पढ़ना नहीं जानेगा तो इस प्रागैतिहासिक में हम लोग हेडिंग डालेंगे, अब प्रागैतिहासिक, प्रागैतिहासिक में वो होगा पूर्व पाषाण, यहाँ पे लिख सकते हैं पूर्व पाषाण काल। ये जब पूर्व पाषाण काल की हम लोग बात करते हैं, तब इसको हम लोग क्या करते हैं, तीन भागों में तोड़ते हैं। और ये तीन भाग कौन कौन से हैं, तब हम कहेंगे जो तीन भाग हैं वह तीन भाग हैं। पहला, पहला है पूरा पाषाण काल, पूरा पाषाण काल। और दूसरा है
मध्य पाषाण काल, और तीसरा है नवपाषाण काल। अभी हमें जो बात करनी है वो बात करनी है सिर्फ पहले वाले की। अभी ना हमें बात करनी है इस पे और ना बात करनी है इस पे। तो हमें बात फिर करनी किस पे है? तब हम कहेंगे हमें बात करनी है पूरा पाषाण काल को। और जब इस पूरा पाषाण काल की बात करते हैं तो हम कह सकते हैं इसको भी हम लोग क्या करते हैं, 3 भागों में पढ़ते हैं। और 3 भाग कौन कौन से हैं? तब हम कह सकते हैं 3 भाग है, वह है निम्न पूरा पाषाण काल, और दूसरा है बीच में है, तो बीच में है तो इसको बोल सकते हैं मध्य पूरा पाषाण काल। ये बीच वाले भाग को हम कह सकते हैं मध्य पूरा पाषाण काल। दूसरा है मध्य पूरा पाषाण काल। और जब तीसरे की बात करते हैं तो तीसरा हो जाता है उच्च पूरा पाषाण काल। ये वाला पोर्शन यहाँ लिख देते हैं। ये हो जाता है उच्च पूरा पाषाण काल। अब हम जो शुरुआत करेंगे वो शुरुआत करेंगे कहाँ से? इस निम्न पूरा पाषाण काल की। यदि हम बात करें तो हमें शुरुआत कहाँ से करना है? बिल्कुल नए सिरे से शुरू करना है। और नए सिरे से कहाँ से? इस वाले भाग। ये हमें सिखाएगा कि निम्न पूरा पाषाण काल के जो आदि मानव थे वो कहाँ पे रहते थे। पहला आदि मानव कौन सा था, सबसे पुराना आदि मानव कौन सा था, उसके अवशेष जो मिले जो पत्थर के बनाए गए थे वो कौन से थे। अब इन लोगों को पढ़ने के लिए एक हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा सिस्टम से इन लोगों को समझ सकते हैं। और समझना ये है कि ये वाले जो मानव थे, इस वाले की अगर हम बात करें तो यहाँ के लोगों की रहन सहन सारी चीज़ें अलग थी। और जब इस वाले भाग पे आए तो हल्का सा क्या हुए, ये सीधे हुए। और सीधे कहाँ से होंगे? तो ये कमर से सीधे होंगे, गर्दन से झुके होंगे। और जब इस वाले भाग की बात करते हैं तो इस वाले भाग में ये पूरा क्या होंगे, सीधे होंगे। ये बॉडी से पूरे क्या होंगे, एकदम होमोसैपियंस दिखाएंगे। यानी हम कह सकते हैं यहाँ के जो मानव थे इनको बोला गया होमोसैपियंस। लेकिन जैसे ही हम बात करते हैं पहले की तो वहाँ की जो कहानी है बिल्कुल अलग हो जाएगी। कहानी क्या अलग हो जाएगी? वो कहानी ये होगी कि शुरुआती दौर जो था इन लोगों का, इस वाले पोर्शन में ये हल्का सा कमर से झुके हुए थे और गर्दन से झुके हुए थे। हल्का सा हम कह सकते हैं इरेक्ट थे। इस वजह से इनको बोला गया इरेक्टस मानव। और इस इरेक्टस मानव की अगर बात करें तो क्वेश्चन जो तैयार होता है वो क्वेश्चन हम इस तरह से बना सकते हैं कि भारत में जो सबसे पुराना अवशेष प्राप्त हुआ वो कौन से आदिमानव का था? तब हम कह सकते हैं वो था इरेक्टस। लेकिन जैसे ही हम बोले पहला आदिमानव के साथ जो मिले वो कौन से मिले, तब हम कह सकते हैं रामापिथेकस। अब हम कहें कि ये दोनों के क्या अवशेष मिले हैं, तब हम कह सकते हैं बिल्कुल मिले हैं। तो पहला हमारा कौन सा हो गया, इरेक्टस। और दूसरा कौन सा हो गया, दूसरा हो गया रामापिथेकस। तो यहाँ पे लिख सकते हैं ये जो रामापिथेकस है, ये रामापिथेकस के जो अवशेष मिले हैं वो अवशेष मिले हैं निम्न पूरा पाषाण काल में। रामापिथेकस। अगर हम इसी चीज को निम्न पूरा पाषाण काल से मध्य पूरा पाषाण काल में रखेंगे तब हम कहेंगे ये जो मानव था इसको हम लोग क्या बोलते थे? तब हम ये कह सकते हैं इसको हम बोलते थे नियंडर स्थल। अगर इस नियंडर स्थल की बात करते हैं तो ये नियंडर स्थल जो मानव था ये कैसा था? तो हम कहेंगे कि ये नियंडर स्थल मानव था, ये काफ़ी विकसित हो गया था। इसका माइंड जो है काफ़ी डेवलप हो गया था। किसकी अपेक्षा? इसकी अपेक्षा। इस निम्न की बात करते हैं, अगर इस निम्न पूरा पाषाण काल में देखा जाए तो ये लगभग जो है शिकार के ऊपर डिपेंड थे। ये भी लोग शिकार के ऊपर डिपेंड थे लेकिन इनके रहन सहन का जो प्रभाव था वो कुछ अलग ही था। तो ये जो तीनों चीज़ें दिख रही है, निम्न, मध्य और उच्च, सबको हमें क्या करना है, एक एक करके कवर करना है। अब जब हम देखते हैं, हमें जो देखना है वो किसको देखना है? वह देखना है
निम्नपूरा पाषाण काल, यानी निम्नपूरा की जब हम बात करेंगे तो ये जो दिखा रहा है इरेक्टस और रामापिथेकस, इनकी बात करेंगे। इसके साथ साथ में जो भारत पे जो इफेक्ट है, इसका इफेक्ट का मतलब ये है कि भारत पे जो चीज़ें देखने को मिलती है, जो औजार मिलते हैं, वो दक्षिण भारत में क्या है और उत्तर भारत में क्या है। यदि हम दक्षिण भारत और उत्तर भारत की बात करते हैं तो दोनों जगह क्या है, अलग अलग औजार पाए गए हैं, अलग अलग तरीके से। अच्छा, अलग अलग अगर पाए जाएंगे, हम ये कह सकते हैं कि जैसे ऊपर नॉर्थ में चापर मिल रहा है, साउथ में हैंडेक्स मिल रहा है, और अगर इन दोनों की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि ये जो जो अवशेष पाए जा रहे हैं, वो क्लाइमेट के आधार पे, जलवायु के आधार पे ये लोग क्या करते थे, अपने आप को उसी माहौल में ढालते थे। इसी वजह से अलग अलग जगहों पे अलग अलग क्या मिले, अवशेष मिले। तो अब हमें ये पढ़ना है कि जो निम्नपूरा पाषाण काल है, इस निम्नपूरा पाषाण काल में अब हम लोग हेडिंग डालेंगे और उसको मैपिंग के जरिए हम लोग समझेंगे अच्छे से, बिल्कुल, कि ये आदि मानव थे, ये किस प्रकार से रहते थे और कैसे ये हथियार बनाना शुरू किए, उसकी हम बात करेंगे। हथियार का मतलब यहाँ से ये हो गया कि औजार की बात कर रहे हैं। ये जो औजार प्रयोग करते थे, ये क्यों प्रयोग करते थे, उसका रीजन क्या था प्रयोग करने का, हम लोग उसकी बात करेंगे। तो पहले हम आएंगे निम्नपूरा, उसके बाद मध्य, और उसके बाद उच्च, और जैसे ये तीनों भाग खत्म होंगे फिर हम पहुंचेंगे कहाँ पे, मध्य पाषाण। यानी मध्य पूरा पाषाण काल और मध्य पाषाण काल, इनमें क्या है अंतर है, ये चीज़ें जो है थोड़ा सा क्लियर करना है। अब आते हैं हेडिंग के रूप में, ये देखते हैं निम्नपूरा पाषाण काल, यानी हमने किसकी बात किया, हम बात करेंगे इस वाले भाग की। तो अब हेडिंग डाला जाए निम्नपूरा पाषाण काल, ये है निम्नपूरा पाषाण काल। इस निम्नपूरा पाषाण काल की जब बात होती है तो सबसे पहले यही होता है कि एविडेंस की बात किया जाए कि जो साक्ष्य हैं, वो साक्ष्य अगर मिले हैं इस निम्नपूरा पाषाण काल के आदिमानव के, तो वो कौन से थे और कहाँ पे थे। तो पहले की जब बात करते हैं तो एक नाम लिया गया था, वह था इरेक्टस, ये है इरेक्टस, और दूसरे का नाम लिया गया था, वह था रामापिथेकस, रामापिथेकस। अब ये जो रामापिथेकस और इरेक्टस हैं, इन लोगों के अवशेष की बात किया जाए तो भारत में ये इंडिया है, और इंडिया में हम देख सकते हैं कि जो हिमालय है वो 3 भागों में है, 3 पार्ट में है, और 3 पार्ट में जो है वो है, पहला बृहद, और दूसरा है मध्य हिमालय, और तीसरा है शिवालिक। ये बीच वाले भाग को हम बोलते हैं मध्य, और नीचे वाला जो पोर्शन है उसको हम लोग बोलते हैं शिवालिक। और ये जो शिवालिक है, इसी एरिया में अवशेष मिले, और उस अवशेष को हम नाम देते हैं रामापिथेकस। ये एक पॉइंट हमारी क्लियर हुई कि निम्नपूरा पाषाण काल के जो अवशेष मिले, पहला अवशेष जो मिला वो रामापिथेकस का मिला। लेकिन अगर हम बोलें कि पहला तो रामापिथेकस है, लेकिन हम कहें सबसे पुराना कौन सा, सबसे पुराना में और पहले में बहुत अंतर है। हो सकता है कि अगर खुदाई हो तो खुदाई में पहले ही मिल गया हो कौन सा, रामापिथेकस, लेकिन इसकी जो आयु थी, किसकी आयु से कम थी, इरेक्टस से। ये जो इरेक्टस लिखा हुआ इरेक्टस मानव है, तो कह रहा है जब दोबारा खुदाई हुई तो इरेक्टस मानव था, उसके कहाँ पे मिले, तब हम कहेंगे नर्मदा घाटी में। अब ये हम कहें नर्मदा घाटी कहाँ पे है, तो हम देख सकते हैं नर्मदा घाटी जो है ये इस वाले पोर्शन को दर्शाता है। और यहाँ पे जब हम देखते हैं तो सीधे सीधे हम किसको यहाँ पे देखते हैं, वो देखते हैं होमो इरेक्टस मानव। और इस होमो इरेक्टस की बात किया जाता है तो हम कहते हैं कि जो होमो इरेक्टस मानव है, वो होमो इरेक्टस मानव नर्मदा घाटी में हथनौरा नामक एक जगह है, ये है हथनौरा, हथनौरा। ये दो पॉइंट हमारी क्या हुई, क्लियर हो गई। अब हम कहें कि जो भारत है, इस इंडिया में बहुत सारे औजार मिले, बहुत सारे अवशेष मिले, तो उस अवशेष को क्लाइमेट के आधार पे हम किस तरह से उसको बांटते हैं और किस तरह से उसको समझते हैं, तो उसके लिए हमें क्या करना है,
उसके लिए हमें इंडिया को दो भागों में बांटेंगे। और कैसे बांटेंगे? एक नॉर्थ में बांटेंगे, एक साउथ में बांटेंगे। और नॉर्थ और साउथ को निम्न पूरा पाषाण काल के तहत बांटकर हम उसमें ये देखते हैं कि जब निम्न पूरा पाषाण काल का समय था, यानी आज से करीब 30 साल, 25 साल, 25 लाख करोड़ वर्ष पहले, उसकी जलवायु कैसी रहेगी, उसके आधार पर हम लोग क्या करेंगे, इसको पढ़ेंगे। तो इन दोनों को ध्यान में रखते हुए इरेक्टस मानव को, कि होमो इरेक्टस और कौन सा है, रामापिथेकस के जो अवशेष मिले हैं, ये कहाँ पे मिले हैं, क्यों? क्योंकि ये क्वेश्चन एग्जाम में क्या है, बहुत काफ़ी बार रिपीट हुआ है, काफ़ी बार पूछा गया है। तो इसको ध्यान में रख के हमें पढ़ना है। अब हम लोग आएंगे किस पे, निम्न पूरा पाषाण काल में भारत को देखते हैं। जो अवशेष हैं इस निम्न पूरा पाषाण काल में, निम्न पूरा पाषाण काल, और इसी निम्न पूरा पाषाण काल को जब हम बांटते हैं, इंडिया को दो भागों में डिवाइड करते हैं, तो हमें ये देखने को मिलता है कि जो इंडिया है, ये वाला पोर्शन, ये हो गया इंडिया। और इस इंडिया को दो भागों में बांट दिया। और जब दो भागों में बांटते हैं तो हम ये पाते हैं कि जो नॉर्थ वाले, यानी नॉर्थ का मतलब उत्तर की तरफ, ये उत्तर है, और ये ईस्ट यानी पूरब है। यहाँ पे लिख सकते हैं ईस्ट, और ये है वेस्ट। साउथ की बात करेंगे तो हम लोग नीचे आ जाते हैं। इन दोनों में तुलना ये करनी है कि निम्न पूरा पाषाण काल के जो मानव के अवशेष मिले हैं इस वाले भाग पे, अगर कहें हम कि पाकिस्तान में एक अवशेष मिले, पाकिस्तान में कौन से अवशेष मिले हैं, तब हम कहेंगे पाकिस्तान में अवशेष मिले थे चापर के। अब हम कहें कि चापर के जो अवशेष मिले तो यहीं पे क्यों मिले, रीजन क्या था यहाँ पे पाने का, तो हम कहेंगे रीजन ये था कि बार बार एक चीज़ को रिपीट किया जा रहा है कि जब भी हम आदिमानव को पढ़ते हैं तो हम बार बार कहते हैं कि क्लाइमेट के आधार पे वो अपनी क्या हुआ, नीड को पूरा करने के लिए वो तरह तरह के क्या होते थे, औजार का प्रयोग करते थे, औजार बनाते थे सब, जैसे उनको आवश्यकता लगती थी उसी के आधार पर वो ढल जाते थे। तो इस नॉर्थ वाले जब बात करते हैं तो नॉर्थ में जो भी सभ्यता थी, इस इसकी बात कर रहे हैं, इस वाले पोर्शन की, तो उन सभ्यता को हम लोग एक नाम देते हैं, वह नाम है सोहन घाटी वैली। ये पूरे नॉर्थ की बात करेंगे तो हम कहेंगे सोहन घाटी की सभ्यता, या हम कह सकते हैं सोहन वैली कल्चर। अब हमने कहा ये वाला जो नॉर्थ वाला पोर्शन है, एक हमने शब्द यूज किया आज के करीब 30 लाख 25 लाख वर्ष पहले की बात कर रहे हैं। तो इस वाले जब भाग पे आते हैं तो पता चलता है कि ये जो पूरा पाकिस्तान है, भारत है, ये सारी ये चीज़ें देख रहे हैं। तो यहाँ पे पूरा का पूरा बर्फ़ से ढका हुआ है, और जब बर्फ़ से ढकेगा तो इसको एक नाम देंगे, बर्फ़ से ढका है तो एक नाम देंगे, वह नाम होगा हिमयुग। हिमयुग, ये वाला पोर्शन हिमयुग इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे हमेशा क्या पड़ती थी, बर्फ, और बर्फ की वजह से ये घिरा रहता था। तो बर्फ की वजह से जब घिरा रहेगा तो यहाँ के लोग अधिकतर हमेशा इसका इस्तेमाल करेंगे, लगभग अगर कोई भी चीज़, जैसे हमने कहा सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, ये तीनों चीज़ें जब देखते हैं तो इनके पास जब साधन नहीं है किसी प्रकार का, तो ये प्रकृति के ऊपर डिपेंड रहेंगे, और जब प्रकृति के ऊपर डिपेंड रहेंगे तो कहीं न कहीं बर्फ़ की एरिया में रहेंगे तो ये प्रकृति के ऊपर डिपेंड रहेंगे, तो मांस ज़रूर खाएंगे। यानी जब मांस का प्रयोग करेंगे, मांस खाएंगे, तो मुंह तो छोटा हो गया है, पैर 4 पैरों से 2 पैरों पे हो गए हैं, तो ये जो मांस है इसको भी काटने के लिए, आसानी से खाने के लिए कुछ न कुछ ये लोग क्या करेंगे, अपना सिस्टम बैठाएंगे, और उसके लिए किसका प्रयोग करेंगे, तो उसके लिए पत्थर के औजारों का प्रयोग करेंगे। जैसे हमने जस्ट अभी पीछे ही पढ़ा है कि पत्थर के ही अवशेष क्यों बनाए गए, अभी हमने कुछ पॉइंट पहले ही पढ़ा है, तो हम बार बार इस चीज़ को रिपीट करना चाहेंगे कि जो मांस काटने वाली जो चीज़ें हैं वो उनके दिमाग में कहाँ से आई, हंटिंग करने वाली चीज़ें कहाँ से आई, तो हमने कहा आदिमानव था, वो क्या कर रहा था, घूम रहा था,
4 पैर से 2 पैर पे हुआ, शिकार नहीं कर पा रहा था, और पानी की तलाश में जैसे ही समुद्र के किनारे पे गया और जैसे ही पानी पिया तो उसके हाथ में क्या लगा, पत्थर की एक चिप्पी लगी, जो उसको क्या लगी, चोट पहुंचाई, ब्लड निकाल दी, और उस पत्थर को उठाया, वहीं से उसका माइंड डेवलप हुआ, और उसी डेवलप माइंड से ही वो क्या कर किया, पत्थर को उठाकर औजार बनाना शुरू किया। वहीं से हमारी क्या होती है, शुरू हो जाती है पाषाण काल की शुरुआत। तो कह रहा है जब ये मांस को क्या करने लगे, छोटे छोटे टुकड़ों में आसानी से काटने के लिए, खाने के लिए, अब ये तरह तरह के औजार का प्रयोग करेंगे। अब जब तरह तरह के औजार का प्रयोग करेंगे तो कह रहा कोई औजार मिला, तब हम कह सकते हैं बिल्कुल मिला। कहाँ पे मिला, नॉर्थ में। अब नॉर्थ में कहाँ पे मिलेगा, तो नॉर्थ में हम कह सकते हैं एकदम बिल्कुल आ जाइए पाकिस्तान के पास। और पाकिस्तान की जब हम बात करते हैं, ये पाकिस्तान, तो इस पाकिस्तान में हम कह सकते हैं यही पाकिस्तान है जहाँ पे चांपर के क्या मिले, अवशेष मिले। ये चांपर के अवशेष। अब इस चांपर के जो अवशेष मिलेंगे, हम कह सकते हैं चांपर कैसा रहा होगा हथियार, तब हम कहेंगे चांपर का जो हथियार था वो एक तरफ था धारदार, एक तरफ क्या लगी हुई थी, धार लगी हुई थी। जैसे आज के डेट में हम कह सकते हैं गणासा टाइप का, या हम कह सकते हैं गणासा टाइप का। दूसरी चीज़ें, अगर दूसरी चीज़ें की हम बात किया जाए, तो ये जो बर्फ से ढका हुआ हिम युग है, और ऊपर से किसका ये प्रयोग कर रहे हैं, मांस का प्रयोग कर रहे हैं। अब हम कहेंगे ये लोग चांपर का प्रयोग करते थे, साथ साथ में एक और हथियार बना लिए जिसे बोला गया चांपिंग। ये चांपिंग और चांपर दोनों अलग अलग। चांपर में एक तरफ हथियार होगा, चांपिंग में दो तरफ हथियार होंगे, दोनों तरफ धार होंगे, हथियार में धार होंगे। तो दोनों तरफ जो धार होंगे उसमें चांपिंग, जिसमें एक तरफ होगा वो क्या होगा, चांपर। अब यहाँ के जो लोग पत्थर का इस्तेमाल करेंगे वो कैसा पत्थर होगा, तो हम कह सकते हैं यहाँ के जो लोग पत्थर का इस्तेमाल करते थे, नॉर्मल पत्थर का इस्तेमाल करते थे। यदि हम कह सकते हैं तो भुसभुसा पत्थर, ऐसे बोल सकते हैं। हिस्ट्री की कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जो प्रयोग करना ही पड़ेगा समझने के लिए, क्योंकि अगर उस शब्द का यूज ना किया जाए तो हिस्ट्री हमें क्या होती है, बहुत टफ बना देती है। इस वजह से कठिनाई को सरलता में लाने के लिए उसका प्रयोग करना जरूरी है। तो हम ये कह सकते हैं कि जैसे हमने कहा कि जो हिम युग है, चापर चापिंग का प्रयोग हो चुका है। अब हम कहें ये कैसा पत्थर का प्रयोग करते थे, तो हम कहेंगे सैंड स्टोन, स्टोन के पत्थर का प्रयोग, स्टोन का प्रयोग। ये थी नॉर्थ की चीज़ें। अब आते हैं हम लोग साउथ में, और साउथ में जब बात करते हैं तो ये लोग मौसम के हिसाब से जहाँ पे ठंडा था प्रदेश, ठंडी जगह थी, वहाँ पे मांस खा के अपने टेम्परेचर को बरकरार रखते थे। लेकिन यहाँ का टेम्परेचर अलग, अब साउथ का अलग। अब यहाँ का जब अलग होगा और साउथ का अलग होगा, तो इनका रहने का तौर तरीका, इनके जो औजार थे उसका, उसकी बनावट का, सब चीज़ें क्या मिलेंगी, अलग अलग मिलेंगी। और जब सब चीज़ें अलग अलग मिलेंगी तो जब खुदाई होगी तो वो भी क्या होगा, अलग ही होगा। तो खुदाई जब होती है कहाँ पे, दक्षिण में। तो दक्षिण में जब खुदाई होती है 1863 में पल्लवरम नामक स्थान पे, पल्लवरम नामक स्थान पे रॉबर्ट्स ब्रसफुट के द्वारा, और रॉबर्ट्स ब्रसफुट के द्वारा जब खुदाई होती है तो पता चलता है एक क्या मिला, हैंड एक्स, यानी हाथ से चलाने वाली कुल्हाड़ी। अब हाथ से जो चलाने वाली कुल्हाड़ी है वो अंतिर पक्कम, पलवरम, माना जनकारम, ये बहुत सारी जगह पे मिली। और बहुत सारी जगह पे मिली तो ये जितने नाम है, पल्लवरम, अंतिर पक्कम, माना जनकारम, ये सब के सब ये साउथ में। इसका मतलब ये है कि साउथ में अगर हैं तो इस साउथ में जो मिल रहे हैं, नॉर्थ में नहीं मिल रहे हैं, सिर्फ साउथ में ही मिल रहे हैं। इसका मतलब ये है कि जलवायु कुछ अलग ही है, यहाँ का एटमॉस्फेयर कुछ अलग है। तब हम ये कहेंगे रॉबर्ट्स ब्रसफुट जो हैं, ये ब्रसफुट, ये जब खुदाई करते हैं इसको साउथ में मिलता है, तब उसी के हिसाब से, उसी के आधार पे आंकड़ा लगाया जाता है। और आंकड़ा ये लगाया जाता है कि ये जो लोग थे इस वाले भाग पे बहुत ज़्यादा क्या होती थी, वर्षा होती थी। और जब वर्षा होती थी बहुत ज़्यादा, तो इसको नाम दिया गया वर्षण युग। और इस वर्षण युग को, इसी वर्षण युग को
हम दूसरा नाम दे सकते हैं, चाहे वर्षण युग कह लीजिए, या हम कह सकते हैं दक्षिण भारत की घाटी। दक्षिण भारत की घाटी, सारे क्वेश्चन आए हुए हैं। दक्षिण भारत की घाटी। अभी तक तो 1863 में पलवरम नामक स्थान पे रॉबर्ट ब्रसफूट ने हैंडेक्स की खोज कर ली। अब हैंडेक्स की खोज की तो वहाँ पे आसपास में जब एरिया में खुदाई हुई तो बहुत सारी जगह पे भी अवशेष मिले। किसके अवशेष मिले? तब हम कह सकते हैं वो अवशेष मिले हैंडेक्स के, हस्तकुठार के, कुल्हाड़ी के। तो ये जितने साक्ष्य मिल रहे हैं सब साउथ में मिल रहे हैं। तब एक आंकड़ा लगाया गया कि ये जो आदि मानव थे, जब बहुत ज़्यादा बारिश होगी तो नीचे क्या होगा, हम एक फिगर के माध्यम से समझना चाहेंगे कि बहुत अगर ज़्यादा बारिश हो रही है तो इंसान ज़मीन पर, घर घर तो है नहीं, पेड़ पौधे हैं, नेचुरल चीज़ें यानी प्रकृति के ऊपर ये लोग डिपेंड हैं। और जब बारिश होगी तो पेड़ जो होंगे, सहारा कौन होगा इनका? यही होंगे। क्योंकि नीचे अगर पानी भर जाएगा तो जो मोटे मोटे वृक्ष होंगे या तो उसके ऊपर बैठे या तो उसके ऊपर बना के बैठे। इसके अलावा इनके पास कोई चारा नहीं था। गुफा है तो गुफा में अगर जाते हैं ये लोग तो बहुत दूर जाएंगे तो पानी की दिक्कत होगी इनको। तो इसकी वजह से नदी के किनारे ये लोग रहना पसंद करते थे। और नदी के किनारे रहेंगे तो जाहिर सी बात है, वर्षा अगर होगी तो पानी का लेवल जब बढ़ेगा तो भी दिक्कत होगी। तो ये लोग क्या करते थे, ये लोग बांस काट काट कर पेड़ों पर घर बनाते थे। अब बांस काट रहे हैं ये लोग तो बांस काटने के लिए कुछ कुछ न कुछ तो चाहिए। ऐसे ही बांस थोड़ी ना कट जाएगा, पेड़ काटना है कुछ न कुछ इनको कोई न कोई औजार चाहिए। तो उसके लिए क्या करते हैं, औजार का प्रयोग करते हैं। वह औजार कौन सा होता है? वही औजार होता है हस्तकुठार। वही औजार मिलता है कुल्हाड़ी। हस्तकुठार होता है ये अलग होता है, कुल्हाड़ी जो होती है वो अलग होती है। अभी हम कहें हाथ से चलाने वाली कुल्हाड़ी, वो अलग हो जाएगी, जिसको बोला जाता है हैंड एक्स। एक्स मतलब कुल्हाड़ी, हैंड मतलब हाथ, हाथ से चलाने वाली कुल्हाड़ी। तो हम बात कर रहे थे कहाँ पे? इसमें वर्षण युग में। हाँ ठीक। दक्षिण भारत की जब बात किया गया तो हस्तकुठार और उसके साथ साथ में कुल्हाड़ी। अब इसके बाद जब हम बात करते हैं तो हम कह सकते हैं कुल्हाड़ी के साथ साथ में एक और नाम लेते हैं, हाथ से चलाने वाली कुल्हाड़ी, यानी हम कह सकते हैं हैंड एक्स। ये जितनी भी सारी चीज़ें मिल रही हैं सब के सब मिल रही हैं साउथ में, यानी साउथ में मिल रही हैं। तो इसका मतलब ये है, ये प्रकृति के आधार पे वो क्या करते थे, अपने आप को अपने उसी माहौल में ढाल लेते थे। इस वजह से जब खुदाई हुई तो खुदाई के दौरान, खुदाई के तहत अलग अलग जगहों पे अलग अलग प्रकार के क्या मिले, औजार मिले। जिससे हम लोग आंकड़ा लगा सकते हैं कि जो इतिहास में आदिमानव है वो किस तरह से प्रकृति के आधार पे अपने आप को उस माहौल में क्या करते थे, ढालते थे। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि नॉर्थ वाले भाग में कुछ अलग कंडीशन में मिल रही है। अब एक शब्द और है जो छूट गया है, जैसे हमने कहा कि ये कौन सा हिमयुग, क्लीबर, या हम कह सकते हैं दूसरा खुरपा। खुरपा के अवशेष कहाँ पे मिले? तो हम कह सकते हैं खुरपा के जो अवशेष मिले हैं वो सोहन घाटी में मिले हैं। सोहन घाटी किसको बोला जाएगा? तब हम कहेंगे नॉर्थ में, उत्तर भारत की में जो जगह है वहाँ पे हमें क्या मिला, खुरपे के अवशेष मिले, खुरपे के साक्ष्य मिले। ये सारी चीज़ें होती है कहाँ पे? तो ये सारी चीज़ें होती हैं इस निम्न पूरा पाषाण काल में। और निम्न पूरा पाषाण काल में यही सारी चीज़ें हैं जो हमें क्या मिलता है, एग्जाम में देखने को मिलता है। अब हम देखते हैं कि जो हमारा अगला है, अगला पॉइंट था वो था, अगला पॉइंट इस वाले भाग पे आते हैं। यहाँ पे जब देखते हैं तो निम्न पूरा पाषाण काल के लोग क्या हो गए हैं, कवर कर लिया गया निम्न पूरा पाषाण काल के लोगों को। अब हमें देखना है मध्य पूरा पाषाण काल। एक एक करके हमें इन तीनों को क्या करना है, पढ़ना है। तभी जाके हमारा क्या होगा, निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और उच्च पूरा पाषाण काल, ये तीनों चीजें जब पूरी होती है तब हमारा पूरा होता है एक पूरा पाषाण काल। तो आते हैं हम लोग हेडिंग डालते हैं मध्य पूरा पाषाण काल। मध्य
पूरा पाषाण काल, इस वाले पॉइंट की बात करते हैं हम। इसमें भी बात करेंगे मध्य पूरा पाषाण काल की। तो यहाँ का जो आदिमानव था ये हल्का सा कमर से सीधा हो गया था, और जब कमर से सीधा हो जाएगा तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, तब इसको एक नाम देंगे नियंडर स्थल मानव। स्थल मानव। अब इसकी क्या हरकतें थी नियंडर स्थल मानव की, तो निम्न पूरा पाषाण काल के लोग बिल्कुल प्रकृति के आधार पर ढले थे, बट उसमें जो है कुछ चीज़ों का बदलाव नहीं हुआ। जैसे हमने कहा कि किसी के मरने के बाद वो समाधि नहीं बनाते थे, तो समाधि नहीं बनाते थे तो फिर करते क्या थे, वो छोड़ देते थे। इसके पहले की बात कर रहे हैं निम्न पूरा पाषाण काल। जब छोड़ देते थे जानवर नोच के खाते थे, लेकिन जैसे ही ये मध्य में आए तब यहाँ पे इन लोगों का माइंड ज़्यादा विकसित हो गया था। और जब ज़्यादा विकसित विकसित होगा तो उसी के आधार पे इनकी जो है सोचने की कैपेसिटी भी रहेगी। तो कह रहा है समाधि में समाधि बनाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। और कौन शुरू कर दिया, नियंडर स्थल मानव। और ये शुरू कैसे करेंगे, ऐसा तो है नहीं इनके पास बहुत बड़ा हथियार है जिसको खोद कर ये क्या करें, मिट्टी के अंदर डाल दे समाधि की। तो एक अवशेष मिला, वो अवशेष मिला कि कोई आदिमानव का अवशेष है, और ये क्या है, इसके ऊपर पेड़ पौधों से ढके हुए हैं। और जब पेड़ पौधों से ढके हुए हैं, ये क्या करते थे, पेड़ पौधे पत्ते से ढक कर चले जाते थे। और जब चले गए तो यहीं से एक एक प्रक्रिया शुरू होती है, एक प्रक्रिया बन जाती है समाधि बनाने की प्रक्रिया। यानी समाधि बनाने की प्रक्रिया की बात करें तो ये लोग क्या करते थे, जानवरों से बचाव रखते थे। जानवरों से बचाव। अब इसके बाद हम लोग जब बात करते हैं कि यहाँ के मानव जो थे वो कैसे औजार का प्रयोग करते थे, कैसे औजार का प्रयोग करते थे। जब निम्न पूरा पाषाण काल की बात किया गया तो निम्न पूरा पाषाण काल के मानव को ये देखा गया कि उत्तर में ये देखा गया कि मांस मांस को काटने के लिए उसमें चापर चापिंग का इस्तेमाल किया जा रहा है, और खुरपा जो था वो बर्फ़ को हटाने के लिए किया जा रहा था, जहाँ पे बर्फ़ पे बैठते थे। तो ये सारी चीज़ें क्या हुई, नॉर्थ में मिली। और जब साउथ में आए तो कुल्हाड़ी मिला। तो कह रहा है अब वही कि जब मध्य पूरा पाषाण काल में आए तब क्या मिला, तब हम कह सकते हैं यहाँ पे बहुत सारे औजार अलग मिले। जैसे हमने कहा खुरचनी, अब खुरचनी की बात किया जाएगा, बेधन की बात किया जाएगा, तिछड़ी की बात किया जाएगा। ये सारे के सारे औजार कहाँ पे मिलते हैं, मध्य पूरा पाषाण काल में। यदि मध्य पूरा पाषाण काल की बात किया जाए तो इसमें एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, जो है समाधि बनाने की प्रक्रिया। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, काफ़ी रिपीट किया हुआ क्वेश्चन मिलते हैं हर एग्जामों में। समाधि बनाने की प्रक्रिया कब से शुरू हुई, तो हम कह सकते हैं मध्य पूरा पाषाण काल से। इसके साथ साथ में अब हम लोग देखते हैं, हम यहाँ पे किसकी बात किए, मध्य पूरा पाषाण काल में। हम मध्य पूरा पाषाण काल में हमने कहा पिछड़ी। इसके साथ साथ में हमने देखा कि बेधन, बहुत सारे क्या मिलेंगे, औजार मिलेंगे। लेकिन हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हम अगर बात करेंगे तो सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो है समाधि बनाने की प्रक्रिया। और दूसरा है, यहाँ पे जो मानव था उसको हम लोग किस नाम से जानते थे, तो वो था नियंडर स्थल मानव। अब इसी के पहले जो हेडिंग थी, अब उस पर चलते हैं और देखते हैं कि हम लोग कहाँ तक पहुँच गए। तो जब हम इधर आते हैं तो ये देखने को मिलता है कि निम्न पूरा पाषाण काल में ये निम्न पूरा पाषाण काल है, और ये मध्य पूरा पाषाण काल। निम्न पूरा में इरेक्टस रामापिथेकस, और नॉर्थ और ईस्ट में देखें हम लोग। अब मध्य पूरा पाषाण काल में देखें तो नियंडर स्थल की बात किया, और नियंडर स्थल में हमने कहा ये आदिमानव ऐसा था जो कमर से सीधा था लेकिन गर्दन से झुका हुआ था, इस वाले भाग पे। ये मध्य पूरा पाषाण काल के अवशेषों की, जो आदिमानव के अवशेष मिले उससे ये जानकारी मिलती है कि ये पूर्ण रूप से सीधे भी नहीं थे अभी, यानी कमर से सीधे हो गए थे, लेकिन इरेक्टस मानव जो थे वो कमर से सीधे नहीं थे, वो दो जगह से झुके हुए थे। और जब मध्य पूरा की आती है तब हम ये कह सकते हैं कि ये गर्दन से झुके हुए थे। तो गर्दन से झुके हुए थे तो ऐसे लोग क्या करते थे, समाधि बनाते थे। समाधि बनाने की प्रक्रिया शुरू कर दिए थे।
और जैसे ही हम उच्च पूरा पाषाण काल में आएंगे, वो तुरंत क्या होगा, एकदम खड़ा हो जाएगा। खड़ा होने का मतलब ये एकदम बिल्कुल सीधा हो जाएगा। और सीधा जैसे वो होगा, वैसे ही इसकी सारी एक्टिविटी तुरंत क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। जैसे हम कह सकते हैं, एक छोटे से बच्चे से हम सीख सकते हैं कि छोटा सा बच्चा होता है, तो जब तक चार दो पैरों से चलता नहीं, तब तक उसकी एक्टिविटी कुछ कम रहती है दौड़ने भागने की। लेकिन जैसे ही वो दो पैरों पर होता है, तो उसकी सारी हरकतें जो है चेंज हो जाती हैं। यानी अब वो क्या होगा, बहुत सारी चीज़ें उसके माइंड में जो है बदलाव आते रहते हैं। तो सेम कंडीशन उसी के अकॉर्डिंग उच्च पूरा पाषाण काल की जब बात करते हैं, तो यहाँ पे जब इंसान खड़ा होता है, और जब खड़ा होता है तो उसी तरह उसका दिमाग भी काम करता है। अब पूर्ण रूप से अपने दो पैरों पे खड़ा हुआ, और जैसे ही वो खड़ा होगा तो उसको एक नाम दिया जाएगा। वह नाम होगा होमो सैपियंस मानव। और इस होमो सैपियंस मानव की बात करते हैं तो हम कह सकते हैं कि उच्च पूरा पाषाण काल के मानव को क्या बोला जाता था, होमो सैपियंस मानव। क्या हम नवपाषाण काल के आदमी को बोल सकते हैं होमो सैपियंस मानव? बिल्कुल बोल सकते हैं। अगर हम कहें कि हम लोग क्या हैं लेटेस्ट में, ये 2000 जो 26 चल रहा है, इस 2026 में जो हमारा प्रेजेंट टाइम में जो मानव है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, तब उसको हम कह सकते हैं कि होमो सैपियंस मानव। ये जो मानव है, ये बुद्धिजीवी मानव है। इसका दिमाग जो है बहुत काफ़ी बड़ा है। तो हम उसी के अकॉर्डिंग क्या करते हैं, एक एक करके सबको सीरियल वाइज पढ़ते हैं। और जैसे ही सीरियल वाइज पढ़ेंगे, तब हम लास्ट तक पहुंचेंगे 1707 तक। तो हम लोग थे उच्च पूरा पाषाण काल। और इस उच्च पूरा पाषाण काल में अब हम लोग हेडिंग डालेंगे और एक एक करके समझेंगे इसको उच्च पूरा पाषाण काल को। आते हैं उच्च पूरा पाषाण काल। और इस उच्च पूरा पाषाण काल में ये कहानी थोड़ा सा लंबी है। पूरा पाषाण काल, यहाँ का जो मानव था वो था होमो सैपियंस। चार पैरों पे खड़ा होगा, मुस्कुराएगा और कहेगा अब जो चीज़ें चलेंगी वो कुछ अलग चलेंगी। तो वो हो गया होमो सैपियंस मानव। होमो सैपियंस मानव। अभी तक हम लोग ये देखे थे कि इंसान खा रहा है, शिकार कर रहा है और एक जगह से दूसरे जगह तक भ्रमण कर रहा है। लेकिन अब इनकी कंडीशन चेंज होगी। और कंडीशन क्या चेंज होगी कि ये जो मानव था, आदि मानव था, इस उच्च पूरा पाषाण काल का, ये मानव अपने आप को बिल्कुल चेंज करेगा और तुरंत प्रवेश करेगा गुफा में। और गुफा गुफा में रहना शुरू करेगा। अच्छा, जब गुफा में रहना शुरू करेगा, गुफा में रहना शुरू, तो गुफा में रहेगा तो अकेले रहेगा या सिंगल रहेगा, ये कैसे पता चलता है? तो ये पता चलता है हमें अवशेषों से कि आदि मानव जो था, ये गुफा में तो रहता था, उसके साथ साथ में कर रहा है सामुदायिक जीवन का प्रारंभ कर दिया था। सामुदायिक जीवन का मतलब ये होता है कि समूह में रहते थे। ये लोग किसके साथ रहते थे? समूह। समूह का मतलब क्या हो गया, दो या दो से अधिक लोगों का क्या होता था, ग्रुप होता था, जिसको हम लोग समूह के नाम से जानते थे। तो ये समूह बना के रहते थे। और जब समूह बना के रहेगा, तो इंसान समूह बनाकर क्या करेगा, शिकार भी करेगा। अब जब समूह बनाकर शिकार करेगा ये इंसान, तो उसमें मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है। यानी हम कह सकते हैं पुरुष भी हो सकता है और महिला भी हो सकती है, कोई भी हो सकता है, पुरुष और महिला। अगर पुरुष और महिला ये दोनों हो सकते हैं, तो कहीं न कहीं ये दोनों के ऊपर क्या होगा, बहुत बड़ा असर जाएगा। असर क्या जाएगा कि जैसे जैसे ये शिकार करते हैं, शिकार करके आते हैं, तो गुफा में ही आते हैं, यानी पत्थर की जो गुफा है। और गुफा में जब आएंगे, तो जैसे ये लोग शिकार करते हैं पुरुष और महिला, वैसे ही आके ये पत्थरों को काट कर चित्रकला की शुरुआत करते हैं। यानी हम कर सकते हैं कि अगर चित्र बनाएंगे तो वहीं से एक शुरुआत होती है, जिसे बोला जाता है चित्रकला की शुरुआत। आज भी वो अवशेष मिलते हैं जो गुफाओं में बनाए हुए हैं। जैसे जैसे ये इंसान शिकार करेगा, चाहे गिर की करे, चाहे जानवर का करे, चाहे भेड़ का करे, चाहे सुअर का करे, किसी का भी किया है, तो वो उसको दर्शाता है। और जब दर्शाता है तो वो वही अवशेष जब लाखों वर्षों पूर्व दबे हुए जो है मिलते हैं, तो उसी से इमेजिन किया जाता है, उसी से आंकड़ा लगाया जाता है कि ये लोग ऐसे समूह बनाकर रहते रहे होंगे, ऐसे जो है हरकतें करते रहे होंगे।
तो कह रहा है कि इस चित्रकला की बात जो किया, सामुदायिक जीवन की बात किया, सामुदायिक जीवन का जो प्रारंभ हो रहा है वो कौन से काल में हो रहा है, तब हम कहेंगे वो उच्च पाषाण काल में हो रहा है। ये उच्च पूरा होगा। अगर उच्च उच्च पूरा, हाँ ठीक, पूरा लिखा हुआ है। अगर सिर्फ पूरा पाषाण काल होगा तो वो तुरंत क्या हो जाएगा, सेंटेंस गलत हो जाएगा। अगले टॉपिक की बात करते हैं। अगला टॉपिक है, टॉपिक करें सॉरी पॉइंट, वह है मातृ देवी की पूजा। मातृ देवी की पूजा। अब मातृ देवी की पूजा का मतलब नहीं है कि ये जो आज के डेट में जो देवी देवता की पूजा हो रही है उसकी बात ये नहीं कर रहा है। बात यहाँ पे आदिमानव अपने ऊपर हुए बीते आप बीती हुई जो उनकी रहती है उसके आधार पे वो फिगर को बनाता है। कैसे फिगर को बनाएगा, जैसे मान के चलिए कि ये समूह में रह रहे थे, ये क्वेश्चन है, ये पॉइंटें लिखा हुआ है। पहले गुफा में हमने लिखा, उसके बाद सामुदायिक जीवन यानी समूह बनाकर रहने लगे। और जब समूह बनाकर रहेंगे तो समूह बनाकर क्या करेंगे, शिकार भी करेंगे। और समूह बनाकर शिकार करेंगे, समूह बना के आएंगे, मतलब ग्रुप रहता था इनका। और जब ग्रुप रहेगा तो जाहिर सी बात है कि न इनको एमबीबीएस की डिग्री लेनी है, न इनको आईएएस बनना, ना पीसीएस बनना है। ये खाना बदोश जिंदगी थी। तो ये लोग क्या करेंगे, शिकार करके आएंगे तो सोएंगे, ऐसा तो है नहीं, कुछ ना कुछ खुरापात करेंगे टाइम पास करने के लिए। तो वो क्या करते थे, चित्रकारी करते थे। तो जब चित्रकारी करेंगे तो वो चित्रकारी में दिया हुआ है मातृ देवी की पूजा के, मातृ देवी की पूजा के अवशेष मिले। अब अवशेष कैसे मिलेंगे, तो पत्थरों को काट कर कैसे बनाया गया। जैसे मान के चलिए कि दो पुरुष हैं, ये मान लीजिए पुरुष और महिला हैं, और ये काफ़ी लोग हैं, और यहाँ पे जाके शिकार कर रहे हैं। तो उसमें कोई ना कोई महिला ऐसी होगी जिसके बच्चे भी होंगे, और बच्चा होगा तो सभी अपने अपने बच्चे को संभालते थे। अभी ये चीज़ें नहीं निकल के आई है, जैसे आज की डेट में लोग शादी विवाह करते हैं, महिला और औरत साथ, आदमी और औरत साथ में रहती हैं। यानी ये कंप्रोमाइज़ जो दोनों लोगों का है, ये अभी सिलसिला नहीं आया है, ये अभी अस्थाई नहीं है। इनका सिर्फ मोटो ये रहता था, इन लोगों का जीवन जीने का तरीका था सिर्फ खाना पीना और सोना, शिकार करना, इससे अलावा कुछ नहीं था। तो ये दोनों क्या करते हैं, जब ग्रुप बना के 10 20 50 लोगों का जाते हैं तो वहाँ पे महिला जो होती है वो महिला एक देखता है, जो आदि मानव रहता है वो देखता है एक महिला अपने बच्चे को लेके गिर रही है और उठ रही है और शिकार कर रही है, दौड़ दौड़ रही है, लेकिन अपने बच्चे को चोट नहीं लगने दे रही है। तो यहाँ का जो ये सीन है, इस सीन को एक देख रहा है और उसको क्या कर रहा है, अपने आप के अपने ऊपर रख रहा है कि हो सकता है जो हमारी माँ रही हो, ये सेम कंडीशन जैसे इस महिला को बच्चे को बचा रही हो, उसी तरह हमारी माँ भी हमारे साथ ऐसा क्यों। सेंटिमेंटल हो जाता है, यानी सोचने लगता है। तो जब सोचता है तो वो रोने लगता है कि ये भी हमारी माँ थी, ये एक हमारी देवी थी जो हमें इतना बड़ा जो है इतना बड़ा हमें हमें क्या किया, उन्होंने योगदान दिया, इतना बड़ा हमें किया। तो वो आता है, शिकार करके आता है, तो जैसे जैसे शिकार करता है और देखता है उस औरत को, तुरंत आकर गुफा में बैठता है और एक चित्र बनाता है। वह चित्र बनाता है अपनी माँ का, और उसी मातृ देवी के नाम से आज क्या होती है, पूजा होती है। तो कहने का मतलब ये है कि जो हमारा इतिहास है, पूरा पाषाण काल जो चैप्टर है, अगर इस चैप्टर को अगर हम समझें कि वन लाइनर में अगर हम इसको याद कर लें तो याद तो हो जाएगा, लेकिन एग्ज़ाम में क्या होगी, चीज़ें गड़बड़ हो सकती है। क्योंकि अगर क्वेश्चन को घुमा दिया जाए तो क्वेश्चन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, अगर हम कॉन्सेप्ट को बढ़िया से ना समझे तो ये हो गया मातृ देवी की पूजा। अब कह रहा है कि इसी उच्च पूरा पाषाण काल में जो होमोसैपियंस मानव था, वो होमोसैपियंस मानव आग की खोज कर लिया था। यानी आग की खोज कैसे करेगा, हम लिख सकते हैं यहाँ पे आग की खोज। अब इस आग की खोज की जो बात कर रहा है, कह रहा आदि मानव शिकार करके आते थे और गुफा में बैठ जाते थे। गुफा में बैठ जाएगा तो पत्थरों का यूज ज़्यादा होता था, और जब पत्थरों का यूज ज़्यादा होगा तो मान के चलिए दो हाथ में पत्थर लिया हुआ है, एक हाथ में एक उठा लिया, एक हाथ में, अब दोनों हाथ खाली नहीं, तो अपना सर तो फोड़ेगा नहीं, क्योंकि वो समझ चुका है कि इससे चोट लगती है। तो वो उसको क्या करेगा, लड़ाएगा, और जैसे ही लड़ाएगा एक चिंगारी निकलेगी और वहीं पे एक आविष्कार होगा जिसे बोला जाता है डिस्कवरी ऑफ फायर, यानी आग का आविष्कार। अब आग का आविष्कार यहाँ पे होगा, खोज हो जाएगी, लेकिन इसका प्रयोग लोग करना नहीं जानते हैं। प्रयोग कब होगा, तो प्रयोग होगा जब उच्च पूरा पाषाण काल को पढ़ लेंगे, उसके बाद हम बात करेंगे मध्य पाषाण काल। तब हम जब बात करेंगे नव पाषाण काल की, तब उसमें हम कहेंगे कि आग का उपयोग करना शुरू, यानी आग का प्रयोग करना आदिमानव ने शुरू कर दिया था। और यहाँ पे क्या किया था,
यहाँ पे खोज किया था, जिसको बोला जाता है डिस्कवरी ऑफ फायर। तो इस तरह से हमारा ये जो उच्च पूरा पाषाण काल है, इस उच्च पूरा पाषाण काल को हम लोग क्या करते हैं, कवर करते हैं। लेकिन इसके साथ साथ में हम लोग ये देखते हैं कि जो सामुदायिक जीवन है, या हम कह सकते हैं कि जो गुफा जीवन की शुरुआत होती है, ये गुफा में रहना जो शुरू करते हैं, क्या इसके कोई एविडेंस मिले, इसके कोई साक्ष्य मिले, तब हम कह सकते हैं बिल्कुल एविडेंस और साक्ष्य मिले। कहाँ पे मिले, तब हम कह सकते हैं भीमबेटका में। अब क्वेश्चन की शुरुआत हो चुकी है। भीमबेटका, अभी तक हम लोग क्या पढ़ रहे थे, अभी तक सिर्फ भूमिका बना रहे थे हम लोग। किसकी भूमिका बना रहे थे, उच्च पूरा पाषाण काल की, कि ये किस तरह से ये लोग रहते थे, क्या क्या होते थे। जब हमें ये पता ही नहीं होगा क्वेश्चन में कि सामुदायिक जीवन का प्रारंभ, शिकार करना, चित्रकारी करना, मातृ देवी की पूजा, ये कौन से काल में मिले, जब ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तो हमें ये कॉन्सेप्ट कहाँ से क्लियर होगा कि चित्रकला की जो शुरुआत हुई वो छोड़िए, चित्रकला के जो अवशेष मिले वो कहाँ से मिले। तो सबसे पहले हमें ये चीज़ें क्या होनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए। अगर ये चीज़ें क्लियर है तो आप एक बार सिर्फ रिपीट कर सकते हैं कि गुफा में जो लोग रहते थे उच्च पूरा पाषाण काल में, इनके जो अवशेष थे भीमबेटका की गुफाओं में मिले। अब भीमबेटका की जो गुफाएं हैं वो आज भी ऐसे ही क्या है, बनी हुई हैं, आज भी ऐसा ही क्या है, चित्रित है। अब हम कहें कि मातृ देवी पूजा के जो अवशेष मिले वो कहाँ पे मिले, तो मातृ देवी की पूजा के जो अवशेष मिले वह मिले लोहदा नाला में। लोहदा नाला। अब लोहदा नाला की अगर बात किया जाए, क्या ये लोहदा नाला है कहाँ पे। भीमबेटका की बात किया जाए तो भीमबेटका कहाँ पे है, तो हम कह सकते हैं भीमबेटका एमपी मध्य प्रदेश में। लोहदा नाला की बात करते हैं तो हम कह सकते हैं कि इलाहाबाद मिर्ज़ापुर के बीच में, इलाहाबाद और मिर्ज़ापुर के बीच में ये लोहदा नाला है, मिर्ज़ापुर के बीच में ये लोहदा नाला है। इस तरह से लगभग जो है हमारे उच्च पूरा पाषाण काल के जो अवशेष हैं वो लगभग और लगभग क्या हैं, खत्म होने के कगार पे हैं। तो हम ये कह सकते हैं अब कि जो सामुदायिक जीवन था, जो दैवी शक्तियों का जो विकास था, ये सारी चीज़ों का वर्णन हमें कहाँ पे देखने को मिलता है, ये मिलता है उच्च पूरा पाषाण काल में। दैवी शक्तियों का विकास, ये दैवी शक्तियाँ कहाँ से आ गई, क्या कि कोई देवी देवता दे रहे थे, नहीं। हम ये कह सकते हैं कि ये हिस्ट्री से सीख सकते हैं कि जो दैवी शक्तियों का जो विकास हुआ वो कहाँ से हुआ, इस मातृ देवी से मिला, जहाँ से पुरुष और महिला दोनों जाते हैं शिकार करने, और एक बैठा हुआ रहता है, देखता है, वो इमेजिन करता है, वहीं से सारी शक्तियों का क्या होता है, धीरे धीरे विकास होता है। और वहीं से एक लोग क्या मानते हैं, एक पावर, एक शक्ति मानते हैं, जो उनको लगता है कि हमें क्या है, कोई ना कोई हमें दे रहा है। जैसे जो तीसरा व्यक्ति था वो अपने आप को इमेजिन किया और इमेजिन करके चित्रकला की क्या की, शुरुआत की। तो इस तरह से हमारे उच्च पूरा पाषाण काल की क्या होती है, कंप्लीट होता है उच्च पूरा पाषाण काल। अब इस उच्च पूरा पाषाण काल के बाद तब हम देखते हैं मध्य पूरा पाषाण काल। कॉन्सेप्ट को समझना बड़ा ज़रूरी है। तो इसी के साथ में हम लोग अपनी क्लास को आज यहीं पे समाप्त करते हैं।